हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस पर। मेरा नाम रिया है। मेरी शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ था जब अचानक मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वे लाचार हो गया। अचानक मेरे और मेरे पति के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मेरा पति पहले से ही एक मामूली सा नौकर था, एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरी किया करता था। जब वे लाचार होकर घर आया तो मेरी सास ने मेरे पति के साथ कुछ ऐसा किया जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं हर बार अपने पति को उसकी माँ की सच्चाई दिखाने की कोशिश करती थी, मगर मेरा पति अपनी माँ की किसी बात पर यकीन ही नहीं करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पति के सामने खुद ही उसकी माँ की सच्चाई आ गई और मेरे पति ने कुछ ऐसा किया जिससे मेरे ससुराल वालों के होश उड़ा दिए गए थे। क्योंकि मेरा पति तो लाचार होने के बावजूद भी मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं बहुत ही सुंदर थी। गरीबों की बेटियां अमीर परिवारों में शादी करके जाती है तो उन्हें भागों वाली समझा जाता है, और अगर गरीबों की बेटियां गरीब लोगों में ही जाती है तो लोग उनको सदा सुखी रहने के आशीर्वाद देते हैं और उन्हें हर हालात में गुजारा करने के लिए छोड़ देते हैं। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे जब मैं 7 साल की थी, तब वे मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ एक गरीब औरत थी और कपड़ों की सिलाई किया करती थी। इस तरह से उन्होंने मुझे पाल पोस कर जवान किया था और अब वे मेरी शादी करना चाहती थी, मगर गरीब बेटियों के रिश्ते इतनी आसानी से कहाँ लगते हैं। मेरा रिश्ता पड़ोस वाले गाँव से आया था। सुना था कि लड़का एक बड़े बंगले में नौकरी करता है। घर में उसकी 2 जवान बहनें और सिर्फ माँ के अलावा और कोई भी नहीं था। उसका घर भी अपना था और वह अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। मेरे लिए यही बहुत था कि मेरा रिश्ता एक ऐसे इंसान के लिए आया था जो बहुत ही मेहनती था। हम गरीब लोग वैसे भी अपनी बेटियों की शादी ऐसे घर में करना चाहते हैं जहां उनके पति मेहनती हो, बाकी चाहे परिवार में कुछ भी होता रहे। लड़के की माँ और दोनों बहनें मुझे देखने के लिए आई थी तो उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। मेरी माँ को भी लड़का पसंद आया था और इस तरह से मेरी शादी अपने ही पड़ोस के गाँव में हो गई थी। मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ का कहना था कि एक न एक दिन तो तुम्हें अपनी ससुराल जाना ही है। मेरी माँ पहले ही बूढ़ी थी और अब वे मेरे ससुराल आने के बाद अकेली भी रह गई थी। मुझे हर समय उनकी चिंता लगी रहती थी। शादी पर मेरी माँ ने मुझे थोड़ा सा दहेज दे दिया था, क्योंकि कपड़ों की सिलाई करने के बाद उन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए थे उससे अपनी बेटी की शादी कर दी थी। मैं जब विदा होकर अपने ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरे ससुराल का घर बहुत ही छोटा था। वैसे तो मेरे मायके वाला घर भी बहुत ही छोटा था, लेकिन मेरे लिए इतना ही बहुत था कि मेरा पति एक मेहनती इंसान है। वह अपनी मेहनत के पैसों से इस घर को बाद भी बड़ा भी कर लेगा। और वैसे भी मेरी दोनों नंदों को तो शादी होने के बाद अपनी ससुराल चली जाना है। ये जो कुछ भी है सब कुछ मेरा और मेरे पति का ही तो है। जब शादी के शुरू दिनों में मैं अपने ससुराल में थी तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, क्योंकि मेरी सास और नंदी मुझसे बहुत ही प्यार करती थी। मेरे पति ने बंगले के मालिक से पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी और शादी के बाद का ये पूरा 1 हफ्ता मेरे बहुत ही अच्छा गुजरा था। मेरा पति एक अच्छा इंसान था, मुझे बहुत ही प्यार करता था। शादी की रात उसने मुझे मुंह दिखाई में 5000 रुपये दिए थे। मैंने उन 5000 रुपयों को बहुत ही संभाल कर रख दिया था। मैं उनका खर्च नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुंह दिखाई का तोहफा हर लड़की के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल गिफ्ट होता है। मेरी ससुराल में शादी का 1 हफ्ता किस तरह से गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला था। लेकिन जैसे ही 1 हफ्ता गुजरने के बाद मेरे पति नौकरी पर जाने लगे तो मेरी सास का बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही अजीब सा हो गया था। मेरे पति के जाने के बाद अलग अलग सा था। उन्होंने अभी तक मुझे घर के किसी काम को करने के लिए नहीं कहा था, जबकि मैं शादी के दूसरे दिन ही खाना बनाने के लिए किचन में गई थी तो मेरी सास ने कह दिया था कि अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो। हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हन शादी के 1 महीने पहले से कोई काम काज नहीं करती। जब तुम्हारी शादी को 1 महीना हो जाएगा तब तुम घर के काम करना। आखिर तुम ही तो इस घर की बहू हो, तुम्हें ही इस घर की गृहस्थी को संभालना है। अपनी सास की बात सुनकर मैं खुश हुई थी। उस दिन मुझे अपनी सास बहुत ही अच्छी लगी थी। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगी थी जिसे इतनी अच्छी सास मिली है। लेकिन जैसे ही मेरा पति अपनी नौकरी पर गया था और मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बहू बस बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें अपनी सास के हाथ का खाना खाते हुए। अब उठो और किचन में जाकर खाना बनाओ। अपनी सास की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अभी तो मेरी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था, जबकि उन्होंने तो कहा था कि शादी
शादी के बाद 1 महीने तक मुझे घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाना है। फ़िलहाल मैं किचन में खाना बनाने के लिए चली गई थी। खाना बनाकर जैसे ही मैं फ्री हुई तो मेरी सास ने कहा, ज़रा मेरी टांगें दबा दो। मैं अपनी सास की टांगें दबाने के लिए बैठ गई थी। मैंने नोटिस किया था कि मेरी नंदे, जो मेरे पति के घर में होते हुए पूरे 1 हफ्ते तक अपनी माँ के साथ घर के काम में लगी हुई थी, आज उन्होंने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था और बस वे एक दूसरे के साथ बैठी हुई गप्पे लड़ा रही थी। सारा दिन मेरी सास मुझे घर का कोई ना कोई काम बताती रही थी और सारा दिन मैं थक कर चूर हो गई थी। रात को जब मेरे पति के आने का समय हुआ तो मेरी सास और मेरी नंदे दोनों ही काम में लग गई थी। मैं समझ ही नहीं पाई थी कि ये लोग अचानक से काम कैसे करने लगी। मेरी सास ने मुझसे कहा, बहू बस आज तुम्हें बहुत ही घर का काम करते हुए सारा दिन हो गया है, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं और मेरी बेटियाँ सारा काम देख लेंगे। अब तो कोई काम बचा भी नहीं था। आखिर अब इन्हें क्या काम करना था, क्योंकि मैं खाना भी बना चुकी थी और जो सुबह मैंने कपड़े धोए थे वे सूख चुके थे। मैंने उनको इस्त्री करके अलमारी में भी सेट कर दिया था। फिर भी मेरी सास ने जब मुझसे इतने प्यार से कहा तो मैं अपने कमरे में चली गई थी। मेरी सास ने मुझसे जाते समय कहा था कि तुम्हारा पति आने वाला है, उसके लिए अच्छे से तैयार हो जाओ ताकि तुम्हारा पति तुम्हें देखकर खुश हो जाए। सास के कहने पर मैं अपने कमरे में आकर अच्छी तरह से तैयार हो गई थी। मैंने नई साड़ी पहन ली थी और अच्छा सा मेकअप भी कर लिया था, जिससे मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेरा पति जैसे ही घर आया तो मैंने अपने पति को पानी पिलाया। मेरा पति मुझे देखता ही रह गया था। उसके बाद मैं किचन में खाना गर्म करने के लिए जाने लगी तो मेरी सास ने मुझसे मना कर दिया, तुम घर के किसी काम को हाथ मत लगाओ, तुम्हारा पति अभी थक हार कर काम से वापस आया है, जाकर उसके पास बैठो। मैं अपने पति के पास आकर बैठ गई थी। मेरा पति कहने लगा, आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। मैं बहुत ही खुश हुई थी। ये कहकर मेरा पति नहाने के लिए चला गया था। उसके बाद हम सब लोगों ने एक साथ खाना खाया था। फिर रात के समय मैं अपने पति के साथ कमरे में सोने के लिए चली गई थी। मेरे पति ने कहा था, आज मेरे बिना तुम्हारा सारा दिन घर में कैसे गुजरा था। मैंने अपने पति से कह दिया कि मेरा सारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा था, लेकिन कई बार मुझे आपकी याद भी आई थी। अब मैं अपने पति को ये तो नहीं बता सकती थी कि सारा दिन मैंने घर के ढेरों सारे काम किए थे, यहाँ तक कि मैं बहुत ही थक गई थी। वरना मेरा पति सोचने लगता कि इस घर के काम में नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। अगले दिन फिर मेरा पति काम पर चला गया तो मेरी सास का फिर से वही बिहेवियर था। उन्होंने मुझसे घर के सारे काम करवाए थे, खाना भी मैंने बनाया था, झाड़ू बर्तन भी मैंने किए थे और कपड़े भी मैंने ही धोए थे। इतना करने के बाद भी मेरी सास ने अपने कमरे में मुझे बुला लिया था। कभी भी मुझसे अपने पैर दबाती तो कभी अपना सर दबाने के लिए कहती थी। सारा दिन मुझे इसी तरह से गुजर गया था। और फिर जब मेरे पति के आने का समय हुआ तो मेरी नंद और मेरी सास अपने काम में लग जाती और मुझसे कहती कि तुम तैयार हो जाओ। कई दिनों से मेरी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मैं इन लोगों की चालाकी को समझ गई थी कि लोग मेरे पति के सामने ये जाहिर करना चाहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करती और सारा काम ये सब की सब करती है, जबकि उनके पीछे मुझसे घर का पूरा काम लिया जाता है। मेरे पति के पीछे तो मेरी सास और नंदे घर की मालकिन होती थी और मैं घर की नौकरानी होती थी और मेरे पति के सामने ये ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे इन लोगों ने मुझे घर की मालकिन बनाकर रखा हुआ है। मैं उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी हूँ। मेरा पति भी हर काम का क्रेडिट मेरी सास और नंदों को ही दिया करता था। उसने कभी किसी बात पर मेरी तारीफ़ नहीं की थी। वे किसी बात पर मुझसे कहता था कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जिसे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। मेरी माँ और बहनें तुमसे बहुत ही प्यार करती है। तुम अपने आप को खुश नसीब समझो जिसे इतनी अच्छी ससुराल मिली है, वरना तुम जानती हो ना कि जब लड़की ससुराल चली जाती है तो ससुराल वाले उसे कितना तंग करते हैं। मेरा पति हमेशा मुझे ये बात याद दिलाता रहता था कि तुम्हें मेरी माँ को अपनी सगी माँ की तरह समझना है और मेरी बहनों को अपनी बहन बना कर रखना है। इसी तरह से घर अच्छा चलेगा। कभी भी मेरी माँ या बहनों को ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करना, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो उनसे इग्नोर करने की कोशिश करना। मेरे पति ने मेरा आगे इतनी ढेर सारी शर्तें ला कर रख दी थी कि मैं उसकी शर्तों के आगे कंफ्यूज हो गई थी। एक दिन तो मेरी सास ने हद ही कर दी थी कि हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। मेरे पति ने कहा था कि शादी को काफ़ी दिन गुजर गए हैं, अभी तक मैंने अपनी पत्नी के हाथ का खाना नहीं खाया है। आज मेरे दोस्त दूसरे शहर से आ रहे हैं तो खाना भी यहीं पर खाएंगे और उनका कहना है वो अपनी भाभी के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहते हैं।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि रिया मेरे दोस्तों के लिए खाना तुम ही बनाओ। मेरी सास मेरे पति से कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, मैं बहू को इतनी गर्मी में रसोई घर में काम नहीं करने दूंगी। इतनी गर्मी में काम करने से उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। हालांकि इतने दिनों से घर का सारा काम कर रही थी और तब तो मेरी सास को मेरा ख्याल नहीं आया था। अब मेरे पति के सामने अच्छी बनने के लिए वह ऐसी बातें कर रही थी। हर रोज़ मैं ही खाना बनाया करती थी। मेरे पति को यही पता था कि अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया है और ना ही मैं घर के कोई काम करती हूँ, क्योंकि मेरी सास और नंदी इतनी चालाक थी कि मेरे पति के सामने मुझसे ज़िद करने लग जाती थी कि तुम कोई काम मत करो। मैं उनकी इस हरकत से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। जब मेरे पति के दोस्त आने वाले थे तो मैं किचन में खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। जब मेरी सास ने मेरे पति के सामने मना कर दिया था कि बहू खाना नहीं बनाएगी, मैं खुद खाना बना लूँगी, लेकिन जैसे ही मेरा पति अपने दोस्तों को लेने के लिए रेलवे स्टेशन गए तो उसे रेलवे स्टेशन से घर आने में लगभग 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि मेरे पति के दोस्त जिस ट्रेन से आ रहे थे वो ट्रेन लेट हो गई थी। इसलिए मेरे पति रेलवे स्टेशन पर ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पति ने सारी बात कॉल करके अपनी माँ को बता दी थी कि उसे घर आने में टाइम लग सकता है। मेरी सास ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मुझे किचन में खाना बनाने के लिए खड़ा कर दिया और इस तरह मेहमानों के लिए सारा खाना मैंने ही बनाया था। फिर जैसे ही मेरी सास को पता चला कि मेरा पति घर आने वाला है तो उन्होंने मुझे जल्दी से तैयार होने के लिए कमरे में भेज दिया था और ख़ुद किचन में जाकर खाना बनाने खड़ी हो गई थी। मुझे अपनी सास की इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया था, इसलिए मेरा मूड ऑफ हो गया था। जब मेरा पति घर पर आया तो मेरी सास ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे इतनी गर्मी में सारा खाना बना कर वे थक गई है। मेरा पति मेरी तरफ देखकर कहने लगा, तुम भले से ही खाना नहीं बना रही थी, लेकिन तुम्हें मेरी माँ के साथ किचन में हेल्प तो करवानी चाहिए थी। तुम जानती हो ना कि वह बूढ़ी हो गई है, उनसे इतना काम नहीं होता, फिर भी वो घर के सारे काम करती है। और वैसे भी मेरे दोस्तों की ज़िद थी कि वे तुम्हारे हाथ का खाना खाए, लेकिन तुमने तो शायद आज किचन में अपना कदम भी नहीं रखा होगा। अपने पति की बात पर मैंने अपने पति से कहा कि आपकी माँ एक्टिंग कर रही है, सारा खाना मैंने ही बनाया है। मेरे पति कहने लगे, अगर तुमसे खाना नहीं बनता तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब दिखाई दे रहा है कि खाना किसने बनाया है। ये बात कहकर मेरे पति खामोश हो गए थे। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि उन्होंने मुझसे भी खामोश कर दिया था, और क्योंकि घर में उनके दोस्त आए हुए थे और वे किसी तरह बहस नहीं करना चाहते थे। मेरा दिल तो टूट कर रह गया था। मैंने अपने पति के दोस्तों से भी ढंग से बात नहीं की थी। जब मेरे पति के दोस्त चले गए तो मेरा पति अपना मूड ख़राब करने के बाद खामोशी से बिस्तर पर जाकर सो गया था। मैं ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरी सास और नंदिया बहुत ही चालाक है और मेरे पति के सामने सीधी बनने की कोशिश करती है। मेरी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी जब एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा परेशानी का पहाड़ टूट पड़ा जिस फर्ज ने मेरी ज़िंदगी को हिलाकर रख दिया था। मेरे पति जहां पर नौकरी करता था वहां से मुझे कॉल आई थी कि मैं अस्पताल आ जाओ, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने ये बात अपनी सास को बताई तो मेरी सास मेरे साथ हॉस्पिटल चली आई थी। मैं जैसे ही उस अस्पताल गई तो अपने पति की कंडीशन को देखकर फूट फूट कर रोने लग गई थी। मेरा पति मालकिन का कुछ सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था जब एक तेज़ रफ्तार कार वाले ने मेरे पति को कुचल दिया, जिसकी वजह से मेरे पति दोनों टांगों से लाचार हो चुके थे। मैं अस्पताल पहुंची थी तो मेरे पति का ऑपरेशन चल रहा था। मेरे पति के इलाज का सारा खर्चा मालिक ही उठा रहे थे, जिनके बंगले में मेरा पति नौकर का काम किया करता था। जब मेरे पति ऑपरेशन रूम से बाहर आए तो उसे देखकर मैं बुरी तरह से रोई थी। मेरी सास भी रो रही थी, जबकि मालिक हमें तसल्ली दे रहे थे। कह रहे थे कि सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जान बच गई है। भले ही वे 2 टांगों से लाचार हो चुका है, लेकिन वे ज़िंदा है। अगर आसपास के लोग उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाते तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन हमारे लिए ये बात भी किसी बड़े दुख से कम नहीं थी कि मेरा पति दोनों टांगों से लाचार हो चुका था। अब वे चल फिर भी नहीं सकता था। कई दिन मेरा पति इसी तरह से अस्पताल में पड़ रहा था। मेरे पति को भी जब ये बात पता चली थी कि वे अब चल नहीं सकता तो वे भी बहुत ही रोया था, क्योंकि मेरा पति अब कोई काम धंधा करने के लायक भी नहीं था। और 15 दिन बाद जब मेरा पति घर आया तो हमें उसे सहारा देते हुए कमरे तक ले गए थे और फिर वे बिस्तर पर जाकर लेट गया था। मेरा पति अब बिस्तर पर ही लेटा रहता था, या फिर अगर उसे उठकर कोई काम करना होता था तो मालिक ने उसे कमरे में पति के लिए व्हील चेयर ला दी थी।
जिस पर मेरा पति बैठकर बाहर तक आ जाता था। 3 महीने इसी तरह से गुजर गए थे। मेरे पति का मालिक उसे अब तक काफ़ी पैसे दे चुके थे और उसका इलाज भी करवा रहे थे। मेरे पति का इलाज अब बंद हो चुका था। एक दिन मालिक हमारे घर आए और हाथ जोड़कर मेरे पति से कहने लगे, देखो नुकुल, मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इन दिनों मेरा बिजनेस बहुत ही लॉस में जा रहा है और मैं बहुत ही परेशान चल रहा हूँ। जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है मैंने तुम पर काफ़ी पैसा खर्च किया है, तुम्हारा इलाज करवाया है और हर हफ्ते मैं तुम्हारे परिवार को एक भारी रकम देता आया हूँ। मुझसे जितना हो सका मैंने तुम्हारे परिवार के लिए सब कुछ किया। तुम हमारे यहाँ काफ़ी समय से काम करते आए हो और तुम हमारे घर के पुराने नौकर भी हो, इसलिए मैंने तुम्हारा इलाज से भी सब कुछ कमी नहीं छोड़ी। जितना पैसा खर्च हुआ मैंने किया, मगर मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे माफ़ करना। मैं अब आगे से तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि तुम मेरे घर आकर कोई काम नहीं करोगे, मगर फिर भी मैं आखिरी बार तुम्हें ये 20,000 रुपये दे रहा हूँ। आगे इसके अलावा तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मालिक की बातें सुनकर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा था कि मालिक, आप जानते हो कि मैं लाचार हो गया हूँ, आप मेरी परेशानी को समझो। आप तो एक अमीर आदमी हो, अगर आप हर महीने मुझे मेरी महीने की तनख्वाह के आधे पैसे भी दे दोगे तो मेरा घर आराम से चल जाएगा, और अगर आपने भी हाथ रोक लिए तो मुझे कौन समझेगा। इस तरह तो मेरा परिवार भूखा रहेगा। मेरी हालत तो ऐसी हो गई है, मैं कोई काम भी नहीं कर सकता, आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। मालिक मेरे पति के हाथ पर 20,000 रखते हुए कहने लगे, मेरे घर में तो न जाने कितने नौकर है, ड्राइवर है, लॉन्ड्री वाले हैं और शेफ़ है, और आज के ज़माने में तो हर कोई परेशान है। ऐसी कंडीशन में अगर मैं हर किसी की परेशानी को समझता रहूँगा तो फिर अपना घर कैसे चलाऊँगा। मैंने बाकी सबकी परेशानियों को समझने का ठेका तो नहीं ले रखा है, बस मैं थोड़ी पैसों से मदद कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी तो पैसे नहीं दे सकता ना, जबकि तुम अब मेरा कोई काम करने के काबिल भी नहीं रहे हो। ये कहकर मालिक हमारे घर हाथ जोड़ते हुए उठ गए थे और चले गए थे। हम सब लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। उस दिन मेरे पति फूट फूट कर रोए थे। मेरे पति कह रहे थे कि अब घर किस तरह से चलेगा। मैंने अपने पति को तसल्ली दी थी, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। जब हमारे घर में राशन ख़त्म होने लगा तो मेरी सास ने मुझसे खामोशी से कहा, देखो बहू, तुम घर के हालात जानती हो, हमारे पास पैसे लेकर खाने का सामान तक नहीं है और तुम्हारे अलावा ये परेशानी कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम अपने मायके जाओ और अपनी माँ से कुछ पैसे उधार लेकर आ जाओ। अपनी सास की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने उनसे कहा था, माँ जी, आप जानती है कि मेरी माँ कितनी बीमार है और बूढ़ी औरत है, वह अपना गुजारा तो सिलाई करके करती है, भला मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ। मेरी सास कहने लगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम लोग भूखे मर जाएंगे, और तुम जानती हो कि तुम्हारा पति इस समय बीमार है, उसको भी तो खाने की ज़रूरत है। मेरी सास ने मुझे इस तरह से बातों में ले लिया था कि मैं अपनी सास की बातों में आ गई थी और अपनी बूढ़ी माँ से पैसे मांगने के लिए चली गई थी। मैंने जब अपनी माँ को अपनी परेशानी के बारे में बताया तो वे भी बहुत ही दुखी हुई थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी मेहनत से कमाए हुए 8,000 रुपये दे दिए थे और उन पैसों को लेकर मैं घर आ गई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरी सास ने मेरे हाथ से पैसे छीन लिए थे और कहने लगी, ये पैसे मुझे दे दो, घर का सारा खर्चा तो वैसे भी मुझे ही चलाना है। मेरी सास ने वे सारे पैसे अपने पास रख लिए थे। अभी भी घर का सारा काम मैं ही किया करती थी और जितनी देर मैं घर में काम करती थी उतनी देर मेरा पति सोया रहता था। कुछ दिन इसी तरह से गुजरे और वे अपने पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। जब मेरी सास ने फिर से मेरी माँ से मुझे पैसे लाने के लिए कहा तो मैं अपनी सास को साफ इनकार कर दिया था कि मैं अपने मायके नहीं जाऊँगी। मेरी सास मेरे सामने रोने धोने का नाटक करने लगी और कहने लगी, मुझे तो सबसे ज़्यादा अपने बेटे की फ़िक्र लगी रहती है। अगर उसे टाइम पर खाना नहीं दिया गया तो वे और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। पहले ही वे बेचारा एक्सीडेंट की वजह से अपनी टांगों से लाचार हो चुका है और तुम चाहती हो कि अब मेरा बेटा भूख से भी मरे। अपने पति की फ़िक्र तो मुझे बहुत ही थी। फिर मुझे वे पैसे याद आए जो मेरे पति ने शादी की पहली रात मुझे मुँह दिखाई में दिए थे। मैंने वे पैसे अपनी सास को लियाकर दे दिए थे, मगर हैरानी मुझे तब हुई थी जब मेरी सास ने मेरे पति के सामने बताया कि घर में जो खाना बन रहा है वो मेरे पति की ही पिछली कमाई के पैसों में से कुछ पैसे मेरी सास ने जोड़ लिए थे और उसने ही बना रहे थे और मेरे पति ने उनकी बातों पर यकीन भी कर लिया था।
इसी तरह से मेरे पति के दिल में अपनी माँ के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी माँ ने पैसे जोड़ कर रखे थे जो आज परेशानी के समय काम आ रहे थे। मैंने अपने पति को बताने की कोशिश की थी कि आपकी माँ झूठ बोल रही है। वे ये 5,000 है जो आपने मुझे शादी की रात मुँह दिखाई पर दिए थे, और इससे पहले एक बार तो आपकी माँ ने मुझे मेरे मायके भी पैसे लेने के लिए भेज चुकी है। मेरे पति को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था, क्योंकि मेरा पति अपनी माँ और बहनों पर अंधा विश्वास करता था। फिर कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए जब मेरी सास ने सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने मुझसे कहा, बहू, हमारे घर में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं बचा है और ना ही हमारे पास पैसे हैं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारे पास पैसे आ सकते हैं। मैंने अपनी सास से कहा, मैं आपकी चालाकी अच्छी तरह से जानती हूँ, आप मुझे फिर से पैसे लेने के लिए मेरे मायके भेजने वाली हो। मेरी सास कहने लगी, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करवाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम जानती हो कि मेरी दो जवान बेटियाँ हैं। मुझे अपनी बेटियों की शादी की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे उनकी जल्द से जल्द शादी करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती जिस तरह से इस घर में हम परेशानी के हालात से गुजर रहे हैं, मेरी बेटियाँ भी उन्हीं हालातों से गुजरे। मेरी सास ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, तुम्हें मेरी बेटियों का वास्ता है, तुम अपने पति से कहो कोई काम क्या करे। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप अपने बेटे की कंडीशन के बारे में अच्छी तरह से जानती है, भला वे इस हालत में कैसे काम कर सकते हैं। मेरी सास ने कहा, मेरी नज़र में एक काम है जिससे उसकी कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पास ढेर सारा पैसा भी आ जाएगा। मैंने कहा, अच्छा, आखिर ऐसा कौन सा काम है, ज़रा मुझे भी तो बताइए। तो मेरी सास ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा भी कह सकती है। मेरी सास ने कहा था, मैं चाहती हूँ कि नकुल सड़क किनारे बैठकर भीख मांगा करे। वैसे भी वे दोनों टांगों से लाचार हो चुका है और एक्सीडेंट के बाद से बहुत से ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाते हैं और उसकी शक्ल और उसकी हालत भी बिल्कुल भिखारियों जैसी हो गई है। उसे देखकर किसी को लगेगा ही नहीं कि वो भिखारी नहीं है, और इस काम के लिए अपने पति को तुम तैयार करोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं धक्के मार कर तुम्हें अपने घर से निकाल दूँगी। मैंने अपनी सास से कहा, आपने बड़ी ही घटिया बात की है, आपको शर्म नहीं आती अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें कहते हुए। मेरी सास कहने लगी, मुझे शर्म नहीं आती क्योंकि मैं तो जवान बेटियों की माँ हूँ और मजबूर हो गई हूँ। तुम ही बताओ, आखिर पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? क्या इतनी उम्र हो जाने के बाद भी मैं लोगों के घरों में काम करने जाती हुई अच्छी लगूंगी, जो और जाकर और अपने पति को भिखारी बनने के लिए राज़ी करो? अपनी सास की बात पर मैंने उनसे कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं करूँगी मैं, अगर ये बात करनी है तो आप खुद जाकर करो। मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़ लिया था, जिसकी वजह से मेरी ज़ोरदार चीख निकल गई थी। मेरी सास ने कहा था कि चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें यहीं मार दूँगी। अगर इस घर में इज्जत के साथ रहना चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, वरना मैं तुम पर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाऊंगी कि तुम्हारा पति तुम्हें खुद ही इस घर से धक्के देकर निकाल देगा और तुम कहीं को मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी। मुझे मजबूर मत करो कि मैं ऐसा करूं, वैसे भी तुम मुझे अच्छी तरह से जान गई हो। अपनी सास की बातों से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मैंने अपनी सास के आगे हाथ जोड़ दिए थे कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अभी कमरे में जाकर अपने पति से इस बारे में बात करती हूँ। मैं मजबूर हो गई थी अपने पति से ये बात करने के लिए, इसलिए मैं कमरे में गई और अपने पति से कहा कि आप पढ़े लिखे भी नहीं हो और अब कोई नौकरी करने लायक भी नहीं हो, इसलिए आप मेरी मानो तो सड़क पर भीख मांगना शुरू कर दो। वैसे भी भिखारियों को आजकल अच्छे खासे पैसे मिल ही जाते हैं। मेरी बात सुनकर मेरे पति को हैरानी का एक ज़ोरदार झटका लगा था कि मैं उनसे कैसी बात कर रही थी, मगर फिर मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ, अब मैं पैसा कमाने लायक नहीं रहा और तुम्हारे शौक़ भी नहीं पूरे कर सकता, इसलिए तुम ऐसी बातें कह रही हो। मेरा पति मुझसे नाराज़ हो गया था, लेकिन अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसने कहा था, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही भीख मांगना शुरू कर दूंगा। मेरे पति को लगता था कि मैं जानबूझकर इससे ये बात कह रही हूँ, मगर वह नहीं जानता था कि मैं कितनी मजबूर हूँ। मैं खुद अपने पति की परेशानी में नहीं देख सकती थी। मेरा पति मेरी इस बात की वजह से मुझे गलत समझने लगा था। मेरी सास ने मुझे मेरे पति की नज़रों में गलत साबित कर दिया था। अगले दिन मेरा पति वे जब व्हील चेयर पर बैठकर मुझसे कहने लगा, चलो मुझे बीच चौराहे पर छोड़ आओ और एक कटोरा दे दो, आखिर तुम्हारा शौक़ पूरे करने के लिए मुझे भीख मांगनी ही पड़ेगी।
अपने पति की इन बातों पर मैं बहुत रोई थी। मेरी सास ने अच्छी बनने के लिए उनसे कहा था कि ये भगवान कैसे दिन आ गए हैं कि मेरे बेटे को भिखारी बनना पड़ रहा है। मेरा पति कहने लगा, माँ आप फिक्र मत करो, हमारे घर के हालात पहले जैसे हो जाएंगे। मैं अपने पति को व्हील चेयर पर छोड़ आई थी। जब पहले दिन मेरा पति भीख मांगने के लिए गया था तो मैं उसे दूर से ही खड़ी हुई देख रही थी। वह अपना मुंह लटका कर व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में कटोरा रखा हुआ था। जब एक आदमी मेरे पति की गोद में रखे हुए कटोरे में 100 रुपये डालकर गया तो वो पैसे मेरे पति की गैरत पर एक ज़ोरदार थप्पड़ थे। ऐसा करना मेरे पति की भी मजबूरी थी और वो इसका ज़िम्मेदार मुझे ठहरा रहा था। मेरा पति सारा दिन धूप में बैठकर भीख मांगता था। हर रोज़ मेरा पति ढेर सारे पैसे लेकर अपनी माँ के हाथ में रख दिया करता था। मेरी सास भी अब अपनी बेटियों का रिश्ता तलाश कर रही थी और फिर फाइनली मेरी दोनों नंदों का रिश्ता एक ही घर में 2 भाइयों के साथ लग गया था। मेरा पति ढेर सारे पैसे लेकर आने लगा था। हमारे घर के हालात पहले जैसे हो गए थे। मैं अपने पति की नज़रों में बुरी बन गई थी। फिर भी सारे पैसे मेरी सास के पास ही आते थे और वह उन पैसों से खूब मौज कर रही थी। मेरी सास की दोनों बेटियों का रिश्ता एक अच्छे परिवार में लगा था। उन लोगों ने दहेज लेने से इनकार कर दिया था, बल्कि वे लोग कैश लेना चाहते थे। मेरी सास ने उनसे वादा किया था कि वह अपनी दोनों दामादों को 2-2 लाख रुपये कैश दे देगी। मेरी नंदों की शादी में अभी 2 महीने बचे थे कि मेरा पति हर रोज़ भीख मांग कर ढेर सारे पैसे घर लेकर आता था। उन पैसों से ही मेरी सास ने अपनी बेटियों की शादी के लिए ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। मेरे पति के पीछे मेरी सास मेरे साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर रखती थी और मैं अपने पति को जब भी उनकी शिकायत करने की कोशिश करती थी तो मेरा पति मेरी कोई बात नहीं सुनता था, बल्कि अब तो उसने मुझसे बातचीत करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि मैंने जानबूझकर उसे भीख मांगने के लिए कहा है। एक दिन मैंने अपनी सास और दोनों नंदों को खामोशी से उनके कमरे में बातें करते हुए सुन लिया था। वे आपस में बातें कर रही थी और मैं बाहर सफाई में लगी हुई थी जब मुझे उनके बोलने की आवाज़ आ गई और उनकी ऐसी बातों पर मैं खटक गई थी। मेरी सास मेरी नंदों से कह रही थी कि तुम्हारे सौतेले भाई की वजह से आज तुम्हारी शादियों के लिए मेरे पास ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो गया है। इतने पैसे में तो वे जब मालिक के पास नौकरी किया करता था तब भी नहीं लेकर आता था जितने आप भीख मांग कर लेकर आता है। मेरी बड़ी नंद कहने लगी, माँ आप इन दिनों पति पत्नी को अच्छा बेवकूफ़ बनाया है। मेरी सास ने कहा, हाँ तुम्हारे सौतेले भाई को तो मैं बचपन से ही बेवकूफ़ बनाती आ रही हूँ। उस पर मैंने हमेशा अपनी मीठी मीठी बातों का जादू किया है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि मैं उसकी सगी माँ हूँ, जबकि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ और सारी ज़िंदगी मैंने उसके साथ सौतेलापन ही किया है, जिससे वो आज तक बेखबर है। ये कहकर वे लोग खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और ये सारी बातें सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि ये बात तो मैं भी नहीं जानती थी कि मेरा पति मेरी सास का सौतेला बेटा है, जबकि मुझे तो ऐसा ही लगता था कि वे मेरी सास का सगा बेटा है। अब मुझे समझ आया था कि मेरी सास मेरे पति के सामने इतनी अच्छी क्यों बनती थी और उनके पीछे मेरे साथ गलत बिहेवियर क्यों करती थी। उसका मतलब ये था कि मेरे पति उनका सौतेला बेटा था और उन्होंने उसको पैसा कमाने की मशीन बनाया हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मेरा पति जब घर आएगा तो मैं उन्हें ये बात ज़रूर बताऊंगी। मेरा पति रात को जब घर आया तो मैं उससे बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरा पति नाराज़ था, इसलिए मुझसे बात नहीं करना चाहता था। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती अपने पति को उनकी माँ और बहनों की कही हुई पूरी बात बता दी थी। मैं जानती थी कि मेरा पति मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा और ऐसा ही हुआ था। मेरे पति ने मेरी इस बात पर मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया था और कहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी भी गिर सकती हो। अब तुम मेरी माँ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाओगी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें अभी और इसी वक्त घर से निकाल दूँ, लेकिन बस इसलिए तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, और अगर ऐसी हालत में मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया तो लोग क्या कहेंगे। अपने पति की बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। मैंने अपने पति से कहा, तुम मुझे अपने घर से मत निकालो, मैं खुद तुम्हारे घर से जा रही हूँ क्योंकि मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती। तुम नहीं जानते कि जब से मेरी शादी हुई है तुम्हारी माँ और बहनें मेरे साथ कितना गलत सलूक करती है। मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है और तुम्हारे सामने वे लोग ऐसे जाहिर करती है जैसे खुद सारा काम करती हो, और मुझे तुमसे भीख मंगवाने पर भी तुम्हारी माँ ने ही मजबूर किया था।
मुझे शौक़ नहीं है कि मैं अपने पति से कहूँ वह सड़कों पर जाकर भीख मांगे। मेरे पति को मेरी इस बात पर गुस्सा आया था और उसने कहा था कि अगर तुम मेरे घर से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं ऐसी औरत को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा जो मेरी माँ के ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगाए और कहे कि वे मेरी सौतेली माँ है। मेरा पति कहने लगा, मेरी माँ जैसी माँ है तो कहीं हो ही नहीं सकती। मैं अपनी माँ और बहनों के लिए तुम्हें छोड़ सकता हूँ, पर उन्हें कभी भी नहीं, और ना ही उसके बारे में कभी गलत बातें बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं अपना सारा सामान बांधकर बिना किसी की बात सुने अपनी माँ के घर आ गई थी। मुझे अपनी माँ के पास रहते हुए 1 हफ़्ता गुजर गया था। मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी। मेरा ये नंदों की शादी में 15 दिन रह गए थे। मेरा होना या ना होना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता था। मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए और मेरी सास और नंदों का असल रूप मेरे पति के सामने आ जाए। और फिर ऐसा ही हुआ था। जब एक दिन व्हीलचेयर पर बैठा हुआ मेरा पति मेरे मायके आ गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो रिया, मैं अपनी माँ और बहनों की सारी सच्चाई जान चुका हूँ। अपने पति की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पति सच कह रहा है और वह मुझसे मनाने भी आया है। उसने कहा था कि जिस दिन तुम मेरे घर से चली गई थी उसके अगले ही दिन मैंने अपनी माँ और बहनों को बातें करते हुए सुना था। मेरी माँ और बहनें तुम्हारे जाने के बाद खुशियाँ मना रही थी। मेरी माँ और बहनों ने बातों ही बातों में ये बात कह दी थी कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ। मेरी सगी माँ मेरे जन्म के बाद मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी, जब मेरे पिता ने मेरे 1 महीने का होने पर ही दूसरी शादी कर ली थी और फिर मेरी दोनों बहनों मेरे पिता से हुई थी। उसके बाद मेरे पिता भी इस दुनिया से चले गए। मुझे यही लगा कि मेरी सगी माँ यही औरत है। इसने सारी ज़िंदगी मुझे प्यार से पाला सिर्फ इसलिए ताकि मैं इस औरत और इसकी बेटियों का सहारा बन सकूं, उनके लिए पैसा कमा सकूं और जिस पर ये आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। मुझे सच्चाई तब पता चली जब ये लोग आपस में इस तरह की बातें कर रही थी और मैं पीछे से उन लोगों की बातों को खामोशी से सुन रहा था। मेरी माँ बहुत ही खुश हो रही थी कि तुम घर से निकल गई हो। वह अपनी बेटियों से कह रही थी कि मैं तो यही चाहती थी कि बीच का कांटा इस घर से चला जाए। अब नकुल जितने भी पैसे कमाया करेगा वे मेरे और मेरी बेटियों के ही हुआ करेंगे। इसमें उसकी पत्नी का कोई हक नहीं रहेगा। आज हमारी मेहनत रंग ले आई है क्योंकि हमने उसे शादी से लेकर अब तक बहुत ही तंग किया है। अब वे हमसे उस ज़्यादा ही तंग आ गई है, इसलिए खुद ही घर छोड़कर चली गई। नकुल का भरोसा तो हमने अच्छी तरह से जीत लिया है। वे तो कभी भी अपनी पत्नी को घर वापस लेकर ही नहीं आएगा। उन लोगों की बातें सुनकर मेरा खून खौल रहा था और बातों ही बातों में मैं उन्होंने ये भी कह दिया था कि हर बार हमने रिया को ही निशाना बनाया है और उसके पति की नज़रों में पूरी तरह से उसे गलत साबित कर दिया। मेरे सामने सारी सच्चाई खुलकर आ चुकी थी। अब मैं उन लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उनकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर गया और तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आ गया। मेरे साथ घर चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा और अपनी माँ और बहनों को भी सबक ज़रूर सिखाऊंगा। मेरे पति ने कहा, मेरा साथ दो ताकि हम दोनों अपनी ज़िंदगी को आसान बना सके। मैं अपने पति की साथ ससुराल वापस आ गई और मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहना। इन लोगों को जाहिर मत करना कि हम इनकी सच्चाई जान चुके हैं। अपने पति के कहने के मुताबिक मैं खामोश ही रही थी। मुझे देखकर मेरी सास और नंदे घबरा गई थी और फिर मेरी नंदों की शादी का दिन भी आ गया था। जिस दिन मेरी नंदों की बारात आई थी उस दिन मेरा पति अचानक कहीं गायब हो गया था और जब बारात आई तो मेरा पति भिखारी वाले गेट पर व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। अपने हाथ में कटोरा लेकर आया और बारात का स्वागत करने लगा, जिसे देखकर बारात के सारे लोग हैरान रह गए थे। मेरी सास भी बड़ी हैरानी से मेरे पति को देख रही थी। मेरे पति ने अपनी बहनों के होने वाले पतियों से भीख मांगने के लिए कटोरा आगे कर दिया और कहने लगा, मुझे भीख दे दो, मैं ये पैसे अपनी माँ को दे दूँगा ताकि वो मेरे ही पैसे संभाल कर रख सके। आखिर ये पैसे आपके ही पास वापस पलट कर आ जाएंगे, क्योंकि मैं जो पैसे कमाता हूँ वे मेरी माँ मेरी बहनों की शादी के लिए रख देती है और अब जबकि मेरी बहनों की शादी आपके साथ होने वाली है तो आपको ये पैसे दहेज के तौर पर कैश दिए जाएंगे। मेरे पति की बात सुनकर वहाँ खड़े हुए सारे लोग हैरान रह गए थे, जबकि मेरी सास फटी फटी नज़रों से मेरे पति की तरफ देख रही थी कि वे क्या बोल रहे हैं। दोनों ही लड़के अपनी माँ से कहने लगे, माँ आपने हमारा रिश्ता कैसे घर में किया है? क्या इन लड़कियों का कोई भाई भी भिखारी है? तो वहाँ पर आए हुए कुछ लोग कहने लगे, हाँ ये भिखारी है।
दोनों लड़कों ने जब ये बात सुनी तो वे कहने लगे, हम भिखारियों के घर में शादी नहीं करेंगे। जब भाई भिखारी है, भीख मांग कर घर चलाता है, तो बहनें कैसी होगी? ये लोग हमारे लेवल के नहीं हैं। इस तरह बारात के आए हुए सारे लोगों ने मेरी सास की बहुत ही बेइज्जती की थी। लड़कों की माँ ने तो कहा था कि बहन अपनी बेटियों को अपने पास ही रखो। हमें तो लगता था कि हम अच्छे परिवार की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाने जा रहे हैं, मगर हमें क्या पता था कि इस घर के लोग तो भिखारी है। हमें अपने बेटों की शादी तुम्हारे यहाँ नहीं करनी। मेरा पति यहाँ सुनकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा था और इस तरह मेरी दोनों नंदों की बारात वापस लौट गई थी। मेरी सास फूट कर रो रही थी, जबकि मेरी नंदों का भी यही हाल था। उन्हें लगता था कि वे अच्छे परिवार की बहुएं बनने जा रही है, मगर मेरे पति ने पूरा खेल ही बदल कर रख दिया था। मेरे पति ने अपनी सौतेली माँ की अलमारी से सारे पैसे निकाल लिए थे और अपने बैग में खामोशी से रख लिए थे, जिसके बारे में मेरी सास को कुछ पता नहीं था, जबकि मेरा पति मेरे साथ मिलकर अपना सामान भी पैक करवा चुका था। मेरी सास समझ चुकी थी कि मेरे पति को सारी सच्चाई का पता चल गया है। वे मेरे पति से माफ़ी मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर दो और किसी तरह अपनी बहनों की शादी करवा दो। आज उनकी बारात वापस लौट गई है। हमें बारातियों को मना कर समझा बुझा कर वापस लाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी बहनों की बहुत ही बेइज्जती होगी। इनसे कोई शादी भी नहीं करेगा। मेरा पति कहने लगा, और आपकी वजह से मैं जो सारी ज़िंदगी बेइज्जती का सामना करता रहा हूँ, कभी आप लोगों की खातिर नौकर बना हूँ तो कभी भिखारी। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि आप मेरी सौतेली माँ हो और सारी ज़िंदगी आपने मुझसे इस बात का बदला निकाला। आपने भले ही मुझे अपना सौतेला बेटा समझा, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी आपको अपनी सगी माँ बनाकर प्यार करता रहा, और ये दोनों बहनें तो मेरे ही पिता की थी। इन लोगों को तो मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी नंदे नजरें झुकाकर अपने भाई की बातें सुन रही थी। मेरे पति ने कहा, आपने मेरी पत्नी के साथ भी बहुत ही गलत किया है। मैं अपनी पत्नी की किसी बात पर विश्वास नहीं करता था, मगर जब मैंने अपने कानों से आपकी बातें सुनी तो मुझे यकीन आया था कि मेरी पत्नी सच्ची थी और आप झूठी है। मैं आपके इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। आपने मुझे हमेशा सौतेला बेटा समझा था ना, इसलिए अब आपका सौतेला बेटा आपका कोई नहीं लगता। ये कहकर मेरा पति घर से मेरा हाथ पकड़कर निकल आया था, मगर मेरी सास उनको बार बार रोक रही थी। मेरे पति ने उन्हें माफ़ नहीं किया और उन्हें उनकी हालत पर छोड़कर घर से निकल आए थे। मेरे पति के पास काफ़ी सारे पैसे थे, इसलिए मेरा पति मुझसे मेरे मायके लेकर आ गया। वहाँ पर वैसे भी मेरी माँ अकेली रहती थी। हम दोनों मेरी माँ के घर में रहते हैं। मेरा पति भी अब भीख नहीं मांगता, जबकि मेरे पति ने मेरी माँ के ही एक मंजिल घर को अपने भीख के पैसों से, जिनको वो अपनी सौतेली माँ की अलमारी से निकाल कर लाया था, उसने 3 मंजिला का घर बनवा लिया। इसी तरह एक एक मंजिला पर एक कमरा आसानी से आ गया और हमने उन दोनों कमरों को किराए पर दे दिया था। मेरी माँ के घर में हम लोग चैन सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोनों कमरों में किराएदार रहते थे और हर महीने हमारे पास इतने पैसे आ जाते हैं कि हम दोनों पति पत्नी का गुजारा आराम से हो जाता है। मेरी माँ तो आज भी सिलाई करके अपना गुजारा करती है, मगर जब हम लोग एक साथ रहते हैं तो खाना पीना भी एक साथ ही करते हैं। मेरे पति ने दोबारा अपनी सौतेली माँ और बहनों की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। हम लोग उन्हें भूलकर अपनी आने वाली ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मैं अब माँ बनने वाली हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।